हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे इस वीडियो में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में इसी तरीके के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा करिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है दोस्तों फिजिकल पॉलिसी का भारत में। तो क्या ऑप्शंस हैं? पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, दूसरा है टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, तीसरा है टू मिनिमाइज द इक्वलिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, या चौथा है टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कहीं ना कहीं पहला वाला ऑप्शन सही है। ये कहीं ना कहीं फिजिकल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव, मुख्य उद्देश्य नहीं है दोस्तों। जबकि टू प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इक्वलिटीज़ ऑफ इनकम एंड वेल्थ और टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। पर लिक्विडिटी को इंक्रीज करना इकोनॉमी में, ये मुख्य उद्देश्य नहीं है फिजिकल पॉलिसी का। नेक्स्ट क्या है कि फिजिकल पॉलिसी एक गवर्नमेंट पॉलिसी है। फिजिकल पॉलिसी को एक गवर्नमेंट पॉलिसी कहा जाता है जो कि एम करती है इनकम को इंक्रीज करने का, एट रेजिंग इनकम बाय एडिशनल टैक्सेस एंड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ताकि जो गैप है, जो डिफरेंस है गवर्नमेंट के खर्चों और गवर्नमेंट के रेवेन्यू के बीच, वो कहीं ना कहीं कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके या मैच किया जा सके। सो इट डज नॉट एम, ये एम नहीं करती है लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी को इंक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं खर्चे भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं चाहती है ये फिजिकल पॉलिसी, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव नहीं था। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी के आपको मुख्य जो टूल्स हैं वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करने हैं, पहचानने हैं। तो पहला है पब्लिक एक्सपेंडिचर, दूसरा ये डेफिसिट फाइनेंसिंग, टैक्सेशन, इस तरह के जो हैं ये टूल्स होते हैं फिजिकल पॉलिसी के। और जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये कहीं ना कहीं टूल नहीं होता है फिजिकल पॉलिसी का। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल रिलेशन अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि कौन सा अप्रोच बिलीव करता है कि स्टेट इंटरवेंशन में वाया लेजिस्लेशन एंड द क्रिएशन ऑफ इंटरनल ट्रिब्यूनल, जिसमें क्रिएट किए जाते हैं एज सपोर्टिंग, जो कि सपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को, रेदर देन एंश्योरिंग ए बैलेंस, और जबकि किसको एक तरीके से बैलेंस नहीं बनाते हैं कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स के में। तो वो ऐसा अप्रोच कार्ल मार्क्स का दिया हुआ अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच। यानी ऑप्शन सी जो है वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, यानी रेदर देन एंश्योरिंग ए बैलेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स है इसमें वो सपोर्ट करते हैं मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को। ठीक है, और किस में बिलीव रखता है ये अप्रोच? स्टेट इंटरवेंशन में। Now, merger of two companies under the Board for Industrial and Financial Reconstruction सुपरविज़न इज़ नोन एज, इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो मर्जर करना दो कंपनीज़ का, किस में? अंडर दी BIFR, फुल फॉर्म होती है इसकी BIFR की, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन सुपरविज़न इज़ नोन एज, इसको कहेंगे अरेंज्ड मर्जर। यानी ऑप्शन ए वाला जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अरेंज्ड मर्जर क्या है? द मर्जर ऑफ टू कंपनीज अंडर BIFR सुपरविज़न इज़ नोन एज अरेंज्ड मर्जर, इसको अरेंज मर्जर कहा जाता है। दो बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन BIFR वॉज सेटअप बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने किया गया था 1987 में ये सेटअप BIFR। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, क्या है फुल फॉर्म? बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट क्या है दोस्तों? तो ऐसा डिफरेंस, ऐसा गैप बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट को कहा जाता है फिजिकल डेफिसिट। तो ये ही कहीं ना कहीं ऑप्शन सही है, पहला वाला। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट एंड देयर प्रोपाउंडर्स, प्रॉफिट की थ्योरीज और उनके प्रोपाउंडर्स को मैच करना था, तो सीधे सीधे मैच कर सकते हैं आप। प्रॉफिट एज ए रेंट ऑफ एबिलिटी, ये दी गया था FA वाकर के द्वारा। प्रॉफिट एज ए रेंट ऑफ एबिलिटी FA वाकर की थ्योरी है। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये JB क्लार्क की थ्योरी है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये FB हॉली की थ्योरी है। और इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ये कहीं ना कहीं शुम्पीटर की थ्योरी है, जोसेफ A शुम्पीटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो
आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एज ए रेंट ऑफ एबिलिटी की थ्योरी वाकर की है, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्लार्क की, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हॉली की और इनोवेटिव थ्योरी ऑफ प्रॉफिट शुम्पीटर की है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स, यह पार्ट है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, लंबे समय के फाइनेंस का। तो दोस्तों डिबेंचर की बात करें या इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब के सब ऐसे होते हैं जो कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहलाते हैं, सोर्स होते हैं, पार्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ऑप्शन सही हैं, डिबेंचर, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे पूछा जाना था, नहीं है पार्ट, लॉन्ग टर्म लोन का पार्ट नहीं है। तो ऐसा एक ही है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। यानी डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, ये कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए होते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं और लगभग 5 साल तक हो सकते हैं जिनको पे किया जा सकता है। पर कहीं ना कहीं बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म लोन की श्रेणी में आता है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट सही हो जाएगा। 1 साल के अंदर अंदर आपको ये पे करना ही होता है। आगे क्या है, इफ़ इन ए ईयर द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ऑफ ए गवर्नमेंट, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का करीब 3 लाख करोड़ का है, रेवेन्यू डेफिसिट कहीं कुछ 1.5 लाख करोड़ का है और प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट का इन द ईयर इज़, तो क्या होगा प्राइमरी डेफिसिट, ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन 2,20,000 करोड़ जरूर दे रखा है, पर इसको निकालोगे कैसे? तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि प्राइमरी डेफिसिट बराबर होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑन ओल्ड लोन। यानी जो भी लोन लिया गया था पहले उसका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है वो माइनस हो जाता है। तो जो भी उस पर इंटरेस्ट लगा होगा वो कहीं ना कहीं माइनस हो जाएगा फिजिकल डेफिसिट में से। तो देखिए फिजिकल डेफिसिट थे कितने के, फिजिकल डेफिसिट थे आपके कुछ 3 लाख करोड़ रुपए के, और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा दोस्तों, उसमें से आपका क्या माइनस होना है बताइए, 80,000 रुपये ऐसा है जो इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, तो 80,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ओल्ड लोन माइनस होगा, तो 2,20,000 करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी, मिनिमम नंबर मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं, यानी ऑप्शन तीसरा वाला जो है भी बिल्कुल सही है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी की विशेषता दोस्तों नहीं है, कंपनी की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी ऐसी लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड है वो कहीं ना कहीं कंपनी की विशेषता नहीं है, फीचर नहीं है। जबकि वॉलेंट्री एसोसिएशन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील, ये कंपनी की विशेषता होते हैं। तो यहाँ पे और भी दे रखे हैं कि वॉलेंट्री एसोसिएशन एक कंपनी से वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, ये कंपनी का फीचर है। इनकॉर्पोरेशन भी है, आर्टिफिशियल पर्सन भी है, सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और अभी आपसे पूछ लिया गया था कि क्या वो अनलिमिटेड ऑप्शन दिया था, वहाँ पे अनलिमिटेड दिया था, इसलिए कंपनी का फीचर नहीं था दोस्तों। यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी की। तो ये भी आप लोगों को फीचर्स पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अभी एक फीचर आया है, हो सकता है एग्जाम में कोई अदल बदल के और दूसरे फीचर पूछ ली जाए, तो आपको ये सारे फीचर्स याद करने होंगे। नेक्स्ट, इन ए प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स मस्ट बी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? मस्ट बी, तो दोस्तों 2, यानी कम से कम 2 होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट, the minimum number of members needed to form a private company is at least 2 members. The minimum number of members needed to form a public company, public company में कम से कम 7 members का होना ज़रूरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 members का होना अनिवार्य है। और द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्टेड करे गए हैं 200 तक, यानी अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए प्राइवेट कंपनी में तो 200 तक हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी लिमिट्स टू, तो 200 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। In case of private companies, the maximum limits has been increased by the New Companies Act. न्यू कंपनी एक्ट जो 2013 आया था, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 50 से कर क्या कर दिया गया था, 200 कर दिया गया था, यानी कि उसको चेंज कर दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया 50 से 200। ठीक है, देयर इज हाउएवर नो मैक्सिमम, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है ऑन दी नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में कोई मैक्सिमम लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ
पब्लिक कंपनी, आपको पता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी के केस में 7 होते हैं, और जबकि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं 2 होते हैं। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी, देयर इज़ नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो सकते हैं। There is no limit. As per the Companies Act 2013, there is no limit for the maximum number of members in a public company. The minimum number should be 7. minimum number कम से कम 7 है, और maximum number जो है वो दोस्तों अनलिमिटेड है पब्लिक कंपनी के केस में, यानी कम से कम 7 होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है। नाउ नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के एब्सेंस में, लैक में, कहीं ना कहीं पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड, पार्टनर्स को क्या नहीं मिलता है दोस्तों, तो पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलती है, यानी ऑप्शन जो तीसरा वाला है वो बिल्कुल सही है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस जो इक्वली होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर सैलरी एंड कमीशन नहीं दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है। इन केस इफ पार्टनर does not make agreement or deed, then partners are entitled for interest on loans at the rate 6% and advance, and their profit sharing ratio जो होगा वो कहीं ना कहीं इक्वल होगा, PSR जो होगा वो बराबर होगा। एवरी पार्टनर, हर एक पार्टनर प्रोप्राइटर भी होता है दोस्तों, यानी ऑनर भी होता है फर्म का, और एजेंट भी होता है, काम भी करता है फर्म के लिए, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर पार्टनर्स टू कंस्टिट्यूट ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पूछे गए हैं दोस्तों वो यानी ऑप्शन 2 ये सही हो जाएगा, और 2 राइट आंसर है इसका। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड बी एटलीस्ट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कम से कम कितने होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पार्टनर्स का होना ज़रूरी है, तभी पार्टनरशिप मानी जाएगी, वरना वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म बन जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा। नाउ कंपनीज एक्ट 2013, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप फर्म में कितने हैं, 100। मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम नंबर है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप फर्म में 100 है। ना द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर ए फर्म कैरिंग बैंकिंग बिजनेस के लिए जो है वो 10 है। व्हाट इज अ स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर क्या है, हु इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर, द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ऐसा पार्टनर जो पार्टिसिपेट नहीं करता है बिजनेस ऑपरेशंस में, ठीक है, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो स्लीपिंग पार्टनर इज ए पर्सन हु प्रोवाइड सम ऑफ द कैपिटल, कुछ कैपिटल तो दे देगा बिजनेस के लिए, बट हु डज नॉट टेक पार्ट, कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन उसका नहीं होगा बिजनेस को चलाने के लिए। ए एंड बी कैपिटल लेके आ रहे हैं, और इन द फर्म अकॉर्डिंग टू दर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ 2:3 था ए और बी का। इफ़ ए ब्रिंग्स, ए अगर 50,000 रुपये लेकर आ रहा है, यानी 2 की मल्टीप्लाई 25,000 से करो तो कितना होता है, 50,000 होता है। 3 की मल्टीप्लाई 25,000 से करोगे तो आंसर होगा 75,000, यानी ऑप्शन जो ये है वो सही है, बी की कैपिटल 75,000 होगी। नेक्स्ट, LMNO आर इक्वल पार्टनर्स, LMO डाइड। अब भाई तीनों पार्टनर चले गए तो बचा कौन सा पार्टनर तो केवल N बच रहा है, तो फर्म भी डिसॉल्व होगी और पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी, यानी डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, यानी ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म एज वेल एज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी फर्म भी डिसॉल्व होगी और पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट द फर्म क्लोजेज डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड, यानी जो है फर्म जो है क्या होगी, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, कि उसका मतलब क्या है कि फर्म बंद हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, कम्स टू एन एंड। इन दिस केस बिकॉज ऑफ डेथ, और इस केस में पार्टनर्स की डेथ हो गई है, 3 पार्टनर्स की डेथ हो गई, तो पार्टनरशिप तो डिसॉल्व हुई, उसके साथ साथ पार्टनरशिप फर्म भी कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो गई दोस्तों। फॉर पार्टनरशिप 2 और मोर पर्सन ज़रूरी होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर होने चाहिए तभी पार्टनरशिप कहलाएगी, बट इन दिस ओनली 1 पार्टनर इज अलाइव, एक ही पार्टनर जिंदा बचा था, सो इट रिजल्टेड इन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, यानी कि पार्टनरशिप फर्म भी कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो गई। ए पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, यदि पार्टनरशिप फर्म दोस्तों रजिस्टर्ड नहीं होती है तो क्या होता है, तो फर्म कैन नॉट, एक फर्म फाइल नहीं कर सकती है केस, फर्म फाइल नहीं कर सकती केस किसी पार्टनर के खिलाफ, या फर्म नो पार्टनर, कोई पार्टनर फाइल नहीं कर सकता केस फर्म के खिलाफ, और पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, तो कोई भी पार्टनर भी फाइल नहीं कर सकता है केस
किसी दूसरे पार्टनर के खिलाफ। तो ये ऑप्शन सारे के सारे दोस्तों सही हैं, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। यानी अलाउड टू कैरी ऑन बिजनेस सब्जेक्ट टू सर्टेन डिसेबिलिटीज़, अगर कुछ डिसेबिलिटीज़ उसको मिलेंगी अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कम नहीं हुआ है। वैसे तो कंपलसरी नहीं होता है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कोई कंपलसरी नहीं है लॉ की नज़रों में, आप करवा भी सकते हो नहीं भी करवा सकते हो। और अगर नहीं करवाते हो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म का तो आपको कुछ प्रिविलेज नहीं मिलता, कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था, इफ़ ए पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड इट कैन नॉट फाइल, वो फाइल नहीं कर सकता अगेंस्ट द थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में। नो पार्टनर कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकता। फर्म फाइल नहीं कर सकती केस अगेंस्ट एनी पार्टनर, पर तीसरी पार्टी तो फाइल कर सकती है, तीसरी पार्टी फाइल कर सकती है आपकी फर्म के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखने हैं बातें। नेक्स्ट, ए माइनर इन फर्म, एक माइनर फर्म में, ए माइनर इन ए फर्म कैन नॉट बी मेड ए पार्टनर ना, कैन बी मेड ए पार्टनर इन ए फर्म लाइक अदर पार्टनर, इज रिमूव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म व्हेन द फर्म मेक्स ए लॉस। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो सेकंड सही है, यानी कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर के रूप में एडमिट तो हो सकता है इन ए फर्म ओनली फॉर प्रॉफिट के लिए, केवल प्रॉफिट के लिए, केवल बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं एडमिट किया जा सकता है एक माइनर पार्टनर को फर्म में, पर लॉस के लिए नहीं। तो सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड दैट थ्रो ए माइनर के अकॉर्डिंग, माइनर क्या है, कैन नॉट बी पार्टनर, नहीं बन सकता है फर्म में, बट विद द कंसेंट, सहमति से, सभी लोगों की सहमति से कुछ टाइम के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है। ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट, उसको बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है एक एग्रीमेंट करके, बाय एन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड थ्रू हिज गार्जियन विद द अदर पार्टनर्स। इन केस ऑफ पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप एजेंट भी है, पार्टनरशिप प्रिंसिपल भी है, ये तो अभी पीछे मैंने बात बताई थी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स दोस्तों नहीं है, ये करंट लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके से करंट लाइबिलिटी होती है, जबकि क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सारे के सारे क्या होंगे, करंट एसेट्स होंगे। स्टॉक अकाउंट कैसा अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है, तो स्टॉक अकाउंट इज ए रियल अकाउंट दोस्तों। रियल अकाउंट्स बैलेंस शीट अकाउंट्स भी कहे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अकाउंट्स बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं, तो रियल अकाउंट बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं, जो कि इंक्लूड करते हैं, क्या इंक्लूड करते हैं, एसेट्स को। एसेट्स आते हैं रियल अकाउंट में, जैसे कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स है, बिल्डिंग्स हैं, ये सब आ जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी, यानी शुरुआती जो खर्चे होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के, शुड बी शोन फाइनल अकाउंट्स में, कहाँ शो किए जाएंगे फाइनल अकाउंट्स में, तो एसेट साइड में दिखाए जाएंगे बैलेंस शीट के, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेड, किस हेड के अंदर दिखाए जाएंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड में तो दिखाए जा रहे हैं, एसेट साइड में तो दिखाए जा रहे हैं, पर किस हेड में, तो मिससेलेनियस हेड के अंदर दिखाए जाएंगे। द बेनिफिट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का बेनिफिट एक तरीके से लॉन्ग टर्म होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी कहते हैं इसको। सो इट इज़ ट्रीटेड एज ए इंटेंजिबल एसेट्स, इनको इंटेंजिबल एसेट्स मान लिया जाता है, एंड शोन इन बैलेंस शीट अंडर द मिससेलेनियस हेड, मिससेलेनियस हेड के अंदर हेड में दिखाया जाता है। द बिजनेस बाय द फर्म में बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये डेफिनेशन है जो पता होनी चाहिए आपको पार्टनरशिप की। नेक्स्ट, आर पार्टनर्स, पी डाइज हो जा रहा है एक्सीडेंट में, तो अभी तो दो पार्टनर बचे हैं ना, तो दो पार्टनर बचे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप ही तो डिसॉल्व होगी, फर्म थोड़ी डिसॉल्व हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, क्योंकि अभी दो पार्टनर है, नए सिरे से एग्रीमेंट होगा, नए सिरे से पार्टनरशिप शुरू होगी, ठीक है, क्योंकि अभी पी जो है वो पी वाला बंदा चला गया, पी वाला बंदा डाई हो गया, तो RM तो बचे। तो पार्टनरशिप वुड बी डिसॉल्व, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है कि टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड पार्टनरशिप, पुराना एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप का था वो खत्म और नया रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा फर्म में, और ड्यू टू जब भी एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो तो उसके लिए। डेप्रिसिएशन इज कॉज्ड बाय, डेप्रिसिएशन किस वजह से कॉज होता है, एसेट्स के यूज़ की वजह से, एसेट्स यूज़ होता है, इसको ह्रास भी कहते हैं, यानी एसेट्स में ह्रास आता रहता है, जैसे जैसे यूज़ होता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ टूट फूट होती रहती है, वेयर टेयर होता है, ऑब्सोलेंस, ये सब कहीं ना कहीं कॉजेज माने जाते हैं डेप्रिसिएशन के रीजंस। नाउ वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस और सैलरीज जो है वो ट्रायल बैलेंस में किधर दिखाया जाएगा, वेजेस और सैलरीज अपेयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल सही है, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में।
जीपी का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। नेट सेल ना दिया हो तो सेल्स दिया होगा, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो जीपी आपका निकल के आ जाएगा। लाइबिलिटी पार्टनर की लाइबिलिटी भैया अनलिमिटेड होती है हमेशा। पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, ठीक है। तो लाइबिलिटी पार्टनर की पूछ ली जाए तो आपका आंसर होना चाहिए अनलिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो? कैश इनफ्लो नहीं है दोस्तों, तो कैश इनफ्लो नहीं है भाई। डेटर्स डिक्रीज होंगे तो वो पैसा दे के जाएंगे, पैसा आएगा, कैश इनफ्लो होगा। इशू करोगे शेयर्स तब भी पैसा आएगा आपके पास। फिक्स्ड एसेट्स को बेचोगे तब भी पैसा आएगा आपके पास। कहीं ना कहीं पर क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गए मतलब कि आप पैसा चुका रहे हो, और पैसा चुका रहे हो तो फर्म से पैसा जा रहा है और वो कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो तीसरा वाला सही है। ए पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन। एक पार्टनर जिसका कोई लेना देना नहीं है फर्म से, कोई एसोसिएशन कोई रिलेटेड नहीं है, पर टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड, तो ऐसा पार्टनर कहलाएगा सीक्रेट पार्टनर। ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक नहीं जानती है कि वो पार्टनर है, ये बंदा पार्टनर है, जनरल पब्लिक को नहीं पता, तो ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ऐसे पार्टनर को सीक्रेट पार्टनर कहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रेजेंटेड टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए प्रेजेंट किया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट को प्रेजेंट करने के लिए, यानी जीपी निकालने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। अकाउंटिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग द पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल। अकाउंटिंग एंट्री, जनरल एंट्री क्या बनेगी? जब आप टेलीफोन बिल का पेमेंट करेंगे तो टेलीफोन चार्जेस एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो डेबिट कर देंगे टेलीफोन बिल को, चार्जेस को, और कैश में या बैंक में पेमेंट करेंगे तो उसका क्रेडिट कर देंगे अमाउंट 1500 से, यानी कि 1500 से डेबिट करेंगे और 1500 से ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग वॉज इवॉल्व बाय। तो डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग का किसके द्वारा इवॉल्व किया गया था? लूका पैसियोली, यानी ऑप्शन तीसरा जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि इसके 2-3 घंटे बाद फिर एक और वीडियो डालूंगा, और हर 3-3 घंटे बाद आपको वीडियो मिलती रहेगी दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, क्योंकि आपको अच्छा कंटेंट इसी चैनल पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया जाता है लेजर बैलेंसेस की, लेजर अकाउंट बैलेंसेस की। तो ऑप्शन पहला जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। द पर्सन जिसने एडवांस किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, ऐसा पर्सन जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को एडवांस दिया वो FW टेलर, यानी फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर इनका पूरा नाम था। नाउ अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट के साथ साथ और कौन सा अकाउंट बनता है दोस्तों? तो दूसरा अकाउंट जो बनता है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, ओपन किया जाता है, खुलता है हर एक पार्टनर के लिए, ईच एंड एवरी पार्टनर। 4 P's, 4 P कौन कौन से हैं मार्केटिंग के? तो प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, प्लेस भी है और प्रमोशन भी है, यानी प्रोडक्ट भी, P, दूसरा P प्राइस, तीसरा P प्लेस और चौथा P प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, 4 P है मार्केटिंग के। कोऑर्डिनेशन क्या है? एजेंस है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन इज द एजेंस ऑफ मैनेजमेंट, एजेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन वाउचिंग के अंदर सैलरी रजिस्टर को वाउच करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ? कैश बुक के साथ। तो कहीं ना कहीं सैलरी रजिस्टर को कंपेयर किया जाता है, तुलना की जाती है किसके साथ? कैश बुक के साथ। नाउ द ऑडिटर शुड वाउच सैलरी रजिस्टर देन कंपेयर इट विद द एंट्रीज जो भी की गई थी कैश बुक में। तो इस तरीके से वाउचिंग होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल इज डिज़ाइन प्राइमरीली फॉर, PPP मॉडल डिज़ाइन किया गया प्राइमरीली किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, बिल्डिंग, ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फ्लाईओवर्स वगैरह सब का PPP मॉडल में आ जाता है। ये डिज़ाइन किया गया प्राइमरीली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्कूल्स वगैरह। नाउ द टर्म फंड यूज्ड इन फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फंड का मतलब क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट में? तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट इन विच द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस यूनिट आर स्टडीड। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग सोर्सेज दिखाता है, यूजेस दिखाता है फंड्स का फॉर ए पीरियड ऑफ ए टाइम, एक निश्चित समय के लिए। फंड्स का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्सेस करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। सो बेसिकली ए फंड फ्लो स्टेटमेंट स्टडीज द
चेंजेस, जो भी बदलाव आते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में, उसको स्टडी किया जाता है इन द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी फाइनल अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी आता है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग जो प्रिंसिपल दिया गया वो जॉन टी डनलप, यानी डनलप वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही है। डनलप जी के द्वारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रिंसिपल डेवलप किया गया था, विकास किया गया था इसका। रिटर्न इनवार्ड जिसको आप सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिडक्ट की जाती है किस में से, सेल्स के बैलेंस से, यानी ऑप्शन 2 वाला जो है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा बैकबोन कहलाती है ऑडिटिंग का, तो ऑडिटिंग का बैकबोन है वाउचिंग, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। नेक्स्ट, वाउचिंग इज द एजेंस, वाउचिंग एक एजेंस है, ऑडिटिंग का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी कहलाता है। व्हेन परफॉर्मिंग एन ऑडिट परफॉर्म करते वक्त ऑडिटर को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है और कहीं ना कहीं प्रूफ चाहिए होते हैं, जितने भी लेन देन हुए हैं, चाहे जितनी भी सेल परचेज हुई है बिजनेस में, कहीं ना कहीं उनका प्रूफ, उनका एविडेंस उसको चाहिए ही चाहिए होता है ना, क्योंकि इन मोस्ट केसेस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि डिटेक्ट करना, फ्रॉड्स वगैरह को डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और कैन बी ओनली डिस्कवर्ड थ्रू द यूज ऑफ वाउचिंग की हेल्प से ही डिस्कवर कर पाता है ऑडिटर। दिस मीन्स दैट द ऑडिटर मस्ट कंडक्ट वाउचिंग विद ग्रेट इंपॉर्टेंस, वाउचिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों, महत्व है। इफ नॉट ही कैन बी चार्ज विद नेग्लिजेंस, अगर वो कहीं ना कहीं ऑडिटर ध्यानपूर्वक वाउचिंग नहीं करता है तो कहीं ना कहीं उस पर चार्ज लगाया जा सकता है नज़रअंदाजी का, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको नेग्लिजेंस का उस पर चार्ज लग सकता है, जो कि किस केस में हुआ था, आर्मिटेज वर्सेस ब्रीवियर एंड नॉट के केस में हुआ था। इस केस के अकॉर्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग की इंपॉर्टेंस दोस्तों रियलाइज हुई थी। क्या केस था, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि आर्मिटेज वर्सेस ब्रीवियर एंड नॉट का केस 1932 का क्या था। इन दिस केस, इस केस में ऑडिटर वॉज फाउंड टू बी गिल्टी, ऑडिटर को दोषी पाया गया था, और किस लिए, नेग्लिजेंस के लिए, बिकॉज द ऑडिटर डिड नॉट डिस्प्ले इनफ रीजनेबल केयर, उसने उचित देखभाल से ऑडिटिंग नहीं की थी, अपना कौशलों का सही से यूज़ नहीं किया था वाउचिंग का, और यह द वेज शीट्स एंड बाय फेलिंग द डिटेक्ट फ्रॉड, और फ्रॉड का पता नहीं लगा पाया था, जो भी हेरफेर किया जा रहा था अकाउंटेंट के द्वारा वेज रिकॉर्ड में और कैश वाउचर्स में। व्हेन डिलीवरिंग द डिसीजन, जब डिसीजन दिया गया, निर्णय लिया गया जज के द्वारा, स्टेटेड दैट इट वाज एसेंशियल दैट ड्यू केयर, उन्होंने कहा जज ने कि भैया बहुत सावधानी से, अटेंशन से वाउचिंग करनी पड़ती है ऑडिटिंग में, जो कि इस केस में नहीं की गई थी, और कहीं ना कहीं अकाउंटेंट ने बहुत ज़्यादा हेरफेर किया था, मैनिपुलेट किया था वेज रिकॉर्ड्स और कैश वाउचर्स को। वाउचिंग क्या इम्प्लाइज करता है, तो वाउचिंग इम्प्लाइज एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी वाउचिंग इम्प्लाइज वाउचर्स को एग्जामिन करना पड़ता है ताकि जितने भी ऑथेंटिसिटी है, करेक्टनेस है रिकॉर्ड्स का, वो पता लगाया जा सके। दूसरा है वाउचिंग का मतलब, अकाउंटिंग एंट्रीज मेड इन द बुक्स मस्ट बी सपोर्टिंग बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अकाउंटिंग एंट्रीज जो है बुक्स में वो कहीं ना कहीं क्या है, मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के द्वारा सपोर्ट की जानी चाहिए। एंड इंस्पेक्शन ऑफ दैट एविडेंस इज कॉल्ड वाउचिंग, और जो इंस्पेक्शन किया जाता है एविडेंस का, उसी को क्या कहा जाता है, वाउचिंग। यानी अकाउंटिंग एंट्रीज मेड इन द बुक्स मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एंड इंस्पेक्शन ऑफ दैट एविडेंस, इंस्पेक्शन किया जाना उन एविडेंस का कहीं ना कहीं कहलाता है वाउचिंग। वाउचिंग इज अ टेक्निक, वाउचिंग एक टेक्निक है यूजिंग विच द ऑडिटर, जिसके द्वारा ऑडिटर क्या करता है, जज करता है ऑथेंटिसिटी अकाउंटिंग एंट्रीज की, यानी करेक्टनेस अकाउंटिंग एंट्रीज की देखता है कि सही अकाउंटिंग एंट्रीज, जर्नल एंट्री बनाई गई हैं अकाउंटेंट के द्वारा या नहीं। तो वाउचिंग एक तरीके से एजेंस है ऑडिटिंग का। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है वाउचिंग के, टू एंश्योर दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस, एंश्योर करना कि जितने भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं बिजनेस के अंदर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली, पर्सनल यूज़ के लिए ना हो, ऐसा ना किया गया हो कि पर्सनल यूज़ वाले ट्रांजेक्शन भी मिक्स कर दिए गए हों बिजनेस में, क्योंकि आपको पता है बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट क्या कहता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस अलग है, सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है उसके ऑनर से, तो कहीं ना कहीं एंड आर एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विद ट्रू और फेयर, और हाँ बिल्कुल ट्रू और फेयर व्यू दिखाना चाहिए। जो भी अकाउंटिंग बुक्स बनाई गई हैं, प्रिपेयर की गई हैं, मेड की गई हैं, वो कहीं ना कहीं सही और सही ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाए बिजनेस का। तो ट्रू एंड फेयर व्यू
दिखाए, और टू चेक द एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी चेक करने के लिए टोटलिंग का, कैरिंग फॉरवर्ड अमाउंट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी सब कुछ देखेगा बारीकी से, हर चीज़ को देखेगा ऑडिटर, और पता लगाएगा कि फ्रॉड अगर हो रखा है तो क्यों हो रखा है, उसके पीछे क्या कारण है, सारे रीजंस को देखेगा। तो कहीं ना कहीं किसकी हेल्प से हो सकता है, केवल और केवल वाउचिंग की हेल्प से हो सकता है। टू एंश्योर दैट द पर्सन, और देखेगा कि कौन सा पर्सन जिम्मेदार है बिजनेस में, वह हैज़ वेरीफाइड हिज रिकॉर्ड्स और नॉट। तो टू इंश्योर दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस हैज़ वेरीफाइड हिज रिकॉर्ड्स, और जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस में अकाउंट्स वगैरह के, अकाउंट मेंटेन करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको कहीं ना कहीं देखेगा कि हैज़ वेरीफाइड, उसने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया है या नहीं किया है। टू मेक द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फ्री फ्रॉम मेल प्रैक्टिसेस, और देखेगा कि जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं वो मेल प्रैक्टिसेस से फ्री हो, कोई पर्सनल बायस ना हो। एक कंसेप्ट था दोस्तों जिसमें पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए, वो किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो ये कंसेप्ट था दोस्तों कौन सा, ये कंसेप्ट कौन सा था, ये कंसेप्ट था दोस्तों वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ठीक है, तो ये कंसेप्ट्स भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट है टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड इन ए लॉफुल मैनर, आपको ये भी देखना पड़ेगा टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो भी बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से सही होने चाहिए, लॉफुली मैनर में होने चाहिए। अब इम्पोर्टेंस क्या, महत्व है वाउचिंग का, वाउचिंग का महत्व क्या है दोस्तों। तो वाइल परफॉर्मिंग एन ऑडिट, जब भी ऑडिटर ऑडिट को परफॉर्म करता है, ऑडिटर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर पूरी तरीके से डिपेंड होता है डॉक्यूमेंट्स पे प्रेजेंटेड टू हिम, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को ला कर देगा ऑडिटर को, फॉर द बिजनेस ड्यूरिंग द होल फाइनेंशियल ईयर, जितना भी फाइनेंशियल ईयर था भाई 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी फाइनेंशियल ईयर चला था, उसमें जितने भी बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस हैं, सबूत हैं, सब कुछ, जितनी जनरल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, सब कुछ मंगाएगा, किससे, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ला कर देगा जो उसमें जिम्मेदार व्यक्ति है। इफ़ एनी बिल रिलेटेड टू सेल्स से रिलेटेड, परचेज से, बिजली से, टेलीफोन से, दैट आर नॉट एसोसिएटेड, और जो कि पर्सनल यूज़ वाले हैं विद द बिजनेस इज प्रेजेंटेड, उसको प्रेजेंट किए जाते हैं, तो इट कैन ओनली बी डिडक्टेड विद फेयर वाउचिंग, और वो डिडक्ट किए जा सकते हैं केवल फेयर वाउचिंग से। अगर कहीं ना कहीं वो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था वो ला कर दे दे, पर्सनल वाले सेल और परचेज या इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन वगैरह के बिल भी ला कर दे रहा है, साथ में बिजनेस के साथ साथ, बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं वो मिक्स हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो तभी हो सकता है जब वाउचिंग सही से की गई हो ऑडिटर के द्वारा। तो वेरियस फ्रॉड्स कैन बी डिटेक्टेड वाइल डूइंग वाउचिंग इफ इट इज़ डन इन एन इंटेलिजेंट मैनर, तो इंटेलिजेंट, सही, अच्छे मैनर में वाउचिंग करनी पड़ती है ऑडिटर को। आई होप समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट, फॉर प्रिपेयरिंग रिलायबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर प्रिपेयरिंग रिलायबल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वाउचिंग शुड बी डन एक्यूरेटली, वाउचिंग सही होनी चाहिए, एक्यूरेटली होनी चाहिए। इट्स एन इथिकल ड्यूटी, एक इथिकल ड्यूटी होती है ऑडिटर की, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सी इट्स सब्सटेंशियल एक्यूरेसी, बिकॉज इफ द प्राइमरी डॉक्यूमेंट, अगर प्राइमरी डॉक्यूमेंट ही रॉन्ग होगा दोस्तों, वो जो बिल्स वगैरह हैं वही अगर फेक होंगे, तो कहीं ना कहीं जनरल एंट्री भी कहीं ना कहीं सही नहीं बनी होंगी, और जनरल एंट्री पर ही सारे के सारे फाइनल अकाउंट्स बेस्ड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह जनरल एंट्रीज के बेस पर ही बनता है, आगे प्रोसेस जो चलती है वो जनरल एंट्री के बेस पे होती है। तो अगर वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स, वो डेबिट क्रेडिट नोट, वो जनरल एंट्रीज, वो कहीं ना कहीं बिल्स, इनवॉइसेस ही गलत होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही फेक होंगे, तो कहीं ना कहीं सारी प्रोसेस गड़बड़ा जाएगी, तो होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल शो द रॉन्ग एंड अनफेयर रिजल्ट। नेक्स्ट, टेक्निक क्या क्या है ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग की टेक्निक वाउचिंग है, कंफर्मेशन है, रिकंसिलेशन है, टेस्टिंग है, फिजिकल एग्जामिनेशन, एनालिसिस, स्कैनिंग, इंक्वायरी, वेरिफिकेशन, फ्लो चार्ट, ऑब्जर्वेशन, वैल्यूएशन, ये सब कहीं ना कहीं टेक्निक्स होती हैं ऑडिटिंग की। तो एक बार देख लीजिएगा, नज़र ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पता होगा, दिमाग में आ जाएगा कहीं ना कहीं से कि हाँ ये, और मैंने कहीं पढ़ा था कि टेक्निक्स होती हैं ऑडिटिंग की। तो आप एक बार इसको भी सही से देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ वाउचर, वाउचर के कंसेप्ट क्या क्या है। देखो कंसेप्ट क्या है वाउचर का, अभी बताया कि एक तरीके का डॉक्यूमेंट है विच एक्ट्स एज एन एविडेंस, जो कि सबूत है ट्रांजैक्शन, जितने भी लेन देन हुए बिजनेस के, और वेयर एवर अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस देन फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, तो एंट्रीज ही तो रिकॉर्ड की जाती हैं, और वाउचर्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस या पीसेस ऑफ एविडेंसेस क्या है, कैश मेमो है, इनवॉइसेस, बिल है, रिसिप्ट्स है, पे इन स्लिप्स है, यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस
ट्रांजेक्शन्स को, लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ की जाती हैं। भैया लाखों परचेज होती हैं, लाखों सेल होती हैं बिजनेस में एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान, तो कहीं ना कहीं वो जितने भी कैश मेमो, इनवॉइसेस, बिल सबको संभाल के रखना पड़ता है, रिसिप्ट, पेमेंट, बिल्स, क्योंकि ऑडिटर वो सबसे पहले वही चीज़ मांगता है और उसी के बेसिस पे जनरल एंट्रीज को चेक किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखा जाता है, और इसी को कहा गया है वाउचर, इज डिफाइंड एज वाउचर। अब देखो वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स कितने तरीके के होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स मेनली दो तरीके होते हैं, एक कैश वाउचर्स, एक नॉन कैश वाउचर्स। कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर्स। तो देखो कैश वाउचर्स क्या है। कैश वाउचर्स आर को भी दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। डेबिट वाउचर्स, दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश पेमेंट्स, ये प्रिपेयर किए गए हैं कैश पेमेंट्स पर, फॉर कैश पेमेंट्स के लिए, एंड इंडिकेट दैट ऑल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हैं against which cash is paid or are to be debited. Thus, debit vouchers are prepared in the following case: purchase of goods on cash, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स ऑन कैश, कैश बेसिस पे खरीदा जा रहा है माल, तो कहीं ना कहीं कैश वाउचर्स हैं। देखिए डेबिट वाउचर्स, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एक्सेट्रा इसमें आ जाएगा। दूसरे मैंने बताया आपको क्रेडिट वाउचर्स होते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग रिसिप्ट्स ऑफ कैश एंड इंडिकेट दैट ऑल अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हैं अगेंस्ट विच कैश इज रिसीव्ड आर टू बी क्रेडिटेड। दीज आर प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग केसेज, जैसे सेल ऑफ गुड्स, फिक्स एसेट्स फॉर कैश एंड रिसिप्ट ऑफ इनकम एक्सेट्रा, इसके लिए क्रेडिट वाउचर्स बनते हैं। आगे क्या है, नॉन कैश वाउचर्स। नॉन कैश वाउचर्स की बात करते हैं। दीज वाउचर आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर वाउचर्स। इनको क्या कहा जाता है, नॉन कैश वाउचर्स को ट्रांसफर वाउचर्स भी कहते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग केसेज, जैसे कि आप माल खरीद रहे हैं, उधार बेसिस पे खरीद रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, आप गुड्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है, उधार बेसिस पे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ऑन क्रेडिट, एंड प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, एंड प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा। इसी तरीके के वाउचर्स नॉन कैश वाउचर्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन है कि वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर दी ट्रांजेक्शन विद मल्टीपल डेबिट, जिसमें बहुत सारे डेबिट्स हो, बहुत सारे क्रेडिट्स हो, ऐसे वाउचर्स क्या कहलाते हैं, तो ऐसे वाउचर कॉम्प्लेक्स वाउचर्स होते हैं दोस्तों। Now vouchers are classified on the basis of recording और ट्रांजेक्शन। तीन तरह के वाउचर्स कहलाते हैं। किस बेसिस पर, बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे। पहला ट्रांजेक्शन वाउचर, दूसरा कंपाउंड वाउचर और तीसरा कॉम्प्लेक्स वाउचर, यानी ट्रांजेक्शन वाउचर, कंपाउंड वाउचर और तीसरा कॉम्प्लेक्स वाउचर। अब देखिए ट्रांजेक्शन वाउचर कैसा। ट्रांजेक्शन वाउचर का एक स्पेसिमेन रखा है मैंने नीचे, देख सकते हैं आप। इसमें वाउचर नंबर, डेट, डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट आ जाता है, नरेशन डल जाती है, ऑथराइज्ड बाय और प्रिपेयर्ड बाय आ जाता है, फर्म का नाम ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से का वाउचर ट्रांजैक्शन वाउचर होता है। अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फॉर द ट्रांजैक्शन, जिसमें केवल एक डेबिट एक क्रेडिट होगा, उसको ट्रांजैक्शन वाउचर कहा जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड वाउचर्स। कंपाउंड वाउचर्स की बात करें, वाउचर्स विच रिकॉर्ड्स ए ट्रांजैक्शंस दैट एंटेल्स मल्टीपल डेबिट्स होंगे और केवल मल्टीपल क्रेडिट्स नहीं, केवल एक क्रेडिट या एक डेबिट होगा, इसी को कहेंगे कंपाउंड वाउचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट को आपने डेबिट किया, फ्रेट अकाउंट को डेबिट किया और कैश में पेमेंट किया, तो कहीं ना कहीं कैश को क्रेडिट कर दिया, यानी कि देखिए दो डेबिट है और एक क्रेडिट हुआ, ये इस तरह का वाउचर कंपाउंड वाउचर कहलाएगा। यानी टू अकाउंट, सैलरी और फ्रेट और कैश आर अफेक्टेड, हेंस इट इज कंपाउंड एंट्री एंड द वाउचर विल बी कॉल्ड ए, और इस तरह का वाउचर क्या कहलाएगा, कंपाउंड वाउचर कहलाएगा। तीसरा दोस्तों कॉम्प्लेक्स वाउचर। कॉम्प्लेक्स वाउचर अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर्ड फॉर ट्रांजैक्शन विद मल्टीपल डेबिट्स, जिसमें मल्टीपल डेबिट्स हो, मल्टीपल क्रेडिट्स हो, ऐसे वाउचर को कॉम्प्लेक्स वाउचर कहा जाता है। समटाइम्स देयर मे नॉट बी एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कभी कभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिल पाता है दोस्तों फॉर सर्टेन आइटम्स, जैसे कि पेटी एक्सपेंसेस, वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, भाई चाय पानी का खर्चे का भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिल पाता, नहीं मेंटेन किया जाता है। तो इन सच केस वाउचर्स में बी प्रिपेयर्ड शोइंग द नेसेसरी डिटेल्स, तो वाउचर इस केस में वाउचर्स बनाए जाते हैं जो कि आवश्यक डिटेल्स को शो करते हैं, एंड गॉट अप्रूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ऑथोरिटी विद इन द फर्म, और अप्रूवल लिया जाता है किसके द्वारा, अप्रूव्ड ऑथोरिटी के द्वारा। ऑल सच डॉक्यूमेंट्स आर अरेंज्ड इन ए क्रोनोलॉजिकल एक सिस्टमेटिकल ऑर्डर में, एंड आर सीरियली नंबर और सीरियल नंबर्ड होना चाहिए, एंड केप्ट इन एक अलग से सेपरेट फाइल में मेंटेन करके रखना पड़ेगा इन सबको। देयर इज नो सेट फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, कोई सेट फॉर्मेट तो है नहीं भैया अकाउंटिंग वाउचर्स का। द डिजाइन ऑफ द अकाउंटिंग वाउचर डिपेंड करता है फर्म के नेचर पर, कि फर्म का नेचर कैसा है, बिजनेस का नेचर कैसा है, रिक्वायरमेंट कैसा है, कन्वीनियंस कैसा है बिजनेस का, इस पर डिपेंड करता है कि वाउचर का शेप क्या होगा, सेट क्या होगा, फॉर्मेट।
नाउ सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या है दोस्तों? सोर्स डॉक्यूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो कि एक्ट करता है, विच एक्ट एज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो कि एक्ट करता है एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन, द डेट, द अमाउंट, द पार्टीज इन्वॉल्व इन इट, यानी उसमें डेट भी आएगी, अमाउंट भी आएगी, और जो भी पार्टीज इन्वॉल्व की गई हैं वो कहीं ना कहीं मेंशन्ड होंगी उसमें, किसमें? सोर्स डॉक्यूमेंट में, और ये बिजनेस ट्रांजेक्शन। नाउ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से हैं? तो देखते हैं, पहला कैश मेमो है। देखिए कैश मेमो में क्या है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, सेलर के द्वारा बनकर तैयार होता है जब गुड्स बेचा जाएगा कैश बेसिस पर। दूसरा इनवॉइस बिल, इट इज़ द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द सेलर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब उधार बेसिस पर बेचा माल जाएगा, माल को बेचा जाएगा, गुड्स को सोल्ड किया जाएगा उधार बेसिस पे, तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा, उसी को कहते हैं दोस्तों इनवॉइस बिल। और कैश मेमो एक डॉक्यूमेंट है जो सेलर के द्वारा बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? जब माल को उधार नहीं बेचा जा रहा है, माल को बेचा जा रहा है नगद बेसिस पे, यानी कैश बेसिस पे। आगे तीसरा है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है? देखिए व्हेन चेक और कैश आपको रिसीव होता है कस्टमर से, कस्टमर आपको कैश दे रहा है या चेक दे रहा है, रिसिप्ट एक इशू की जाती है अमाउंट रिसीव करने के लिए, यानी आपको जो भी अमाउंट रिसीव किया गया आपके द्वारा, एक रिसिप्ट इज इशूड फॉर द अमाउंट रिसीव, यानी जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है ना दोस्तों, उसके लिए एक रिसिप्ट इशू करी जा रही है, उसी को कहेंगे रिसिप्ट। नाउ पे इन स्लिप क्या है दोस्तों? इट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कैश को डिपॉजिट करना होता है, और चेक इनटू द बैंक, इट इज अ डॉक्यूमेंट टू डिपॉजिट कैश, और चेक बैंक को डिपॉजिट करने को ऐसी स्लिप कहते हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट को कहा जाता है पे इन स्लिप। नेक्स्ट है चेक क्या है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिटन में है, ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंक कोई सा भी हो सकता है, विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड पेबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट डेबिट नोट। भैया डेबिट नोट की बात करते हैं। इट इज़ ए नोट सेंट बाय वन पार्टी टू अनदर इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी दैट हिज और अकाउंट इज डेबिटेड इन द सेंडर्स बुक। इस तरह के नोट प्रिपेयर किए जाते हैं परचेजर के द्वारा व्हेन ही और शी रिटर्न करते हैं गुड्स सेलर को। जब एक परचेजर किसके द्वारा बन रहा है? परचेजर के द्वारा, खरीदार के द्वारा। दिस नोट, इस तरह का नोट प्रिपेयर किया जा रहा है परचेजर, खरीदार के द्वारा, जब सामान क्या हो रहा है? वापस किया जा रहा है। व्हेन ही और शी रिटर्न गुड्स टू दी सेलर, सेलर को माल वापसी की जा रही है, रिटर्न किया जा रहा है कहीं ना कहीं, तो उस केस में डेबिट नोट बनकर तैयार होता है। एक ऐसा नोट, इट इज़ ए नोट सेंट बाय वन पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी को सेंड करेगी नोट, और इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी दैट हिज अकाउंट इज डेबिटेड, कि उसका अकाउंट डेबिट किया जा रहा है इन द सेंडर्स बुक, भेजने वाले की बुक में। नेक्स्ट क्रेडिट नोट क्या है? देखिए इट इज़ ए नोट सेंड बाय वन पार्टी, एक पार्टी भेज रही दूसरी पार्टी को, इन्फॉर्मिंग द पार्टी दैट हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड, कि उस अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है सेंडर्स की बुक में। दिस नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, ये नोट किसके द्वारा बनता है? सेलर के द्वारा बनता है। यानी जब भी कोई सेलर कहीं ना कहीं ही और शी रिसीव्ड रिटर्न गुड्स फ्रॉम द परचेजर, दिस नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर, सेलर के द्वारा बनकर तैयार होता है। व्हेन ही और शी रिसीव्ड रिटर्न गुड्स, सेलर को मिल रहा है माल, वापस हो रहा है, और उसको रिसीव हो रहा है, रिसीव कर रहा है वो माल, बेचा हुआ माल, रिटर्न गुड्स फ्रॉम दी परचेजर, खरीदार माल दे रहा है और वो रिसीव कर रहा है, तो रिसीव कर रहा है, उस केस में क्रेडिट नोट बनेगा। ठीक है, तो ये बनाया जाएगा, देख लीजिए किसके द्वारा बनाया जाएगा। इट इज़ ए नोट सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी informing the other party that his account is credited in the sender's book. This note is prepared by the seller, सेलर के द्वारा बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? देखिए परचेजिंग ट्रांजेक्शन शुड हैव दीज सपोर्टिंग वाउचर्स, परचेज ट्रांजेक्शंस के शुड हैव दीज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रिपेयरिंग वाउचर, जैसे इनवॉइस बिल, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, रिक्विजिशन स्लिप, एंट्री गेट पास वाइल रिसीविंग गुड्स। तो इस तरीके के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या है कि परचेज ट्रांजेक्शन शुड हैव दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जब भी आप माल को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, शुड हैव दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के द्वारा फॉर प्रिपेयरिंग वाउचर्स, जैसे इनवॉइस बिल, कोटेशन, परचेज ऑर्डर, रिक्विजिशन स्लिप और एंट्री गेट पास।
जब भी आप गुड्स को रिसीव करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ वाउचर, वाउचर्स के कितने टाइप्स हैं? दो तरह के टाइप्स हैं, एक प्राइमरी वाउचर होता है और दूसरा कोलेट्रल वाउचर होता है। यानी दो तरह के प्रकार होते हैं वाउचर्स के, एक प्राइमरी वाउचर और दूसरा कोलेट्रल वाउचर। नाउ प्राइमरी वाउचर्स क्या है? देखिए प्राइमरी वाउचर, द बिल्स और द डॉक्यूमेंट्स, ऐसे बिल्स और ऐसे डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द ओरिजिनल कॉपी, जो अवेलेबल होते हैं दोस्तों किसमें? ओरिजिनल कॉपी में अवेलेबल होते हैं, आर नोन एज प्राइमरी वाउचर्स। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स या बिल्स को कहा जाता है दोस्तों प्राइमरी वाउचर। नाउ कोलेट्रल वाउचर किसे कहते हैं? दीज आर द बिल्स, ऐसे बिल्स विच आर अवेलेबल इन ए डुप्लीकेट कॉपी, यानी जिनकी डुप्लीकेट कॉपी है उसको क्या कहेंगे? कोलेट्रल वाउचर कहेंगे। यानी प्राइमरी वाउचर ओरिजिनल वाउचर थे, ओरिजिनल कॉपी थी, और डुप्लीकेट कॉपी को, यानी ऐसे वाउचर्स जिन, दीज आर द बिल्स विच आर अवेलेबल इन ए डुप्लीकेट कॉपी, ऐसे वाउचर्स कोलेट्रल वाउचर्स होंगे। नाउ सोर्सेज ऑफ वाउचर, देयर आर टू सोर्सेज ऑफ वाउचर। पहला है इंटरनल वाउचर, आंतरिक वाउचर्स होते हैं। द वाउचर्स प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा प्रिपेयर किए जाने वाले वाउचर्स इनसाइड इट्स प्रीमिसेस, जो प्रीमिसेस, बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर प्रिपेयर किए जा रहे हैं, आर टर्म्ड एज इंटरनल वाउचर, जैसे कि सेल्स इनवॉइस होगा इसका एग्जांपल। नाउ एक्सटर्नल इनवॉइस, एक्सटर्नल वाउचर्स, यानी कि ऐसे वाउचर्स जो कि क्रिएटेड आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्रिएट हो रहे हैं, ऐसे वाउचर्स एक्सटर्नल वाउचर्स होते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट किस तरह का वाउचर है? एक्सटर्नल वाउचर है, और वहीं सेल्स इनवॉइस किस तरह का वाउचर है? इंटरनल वाउचर है। Now purchase return should be vouched with the help of, purchase return should be vouched with the help of, किसके द्वारा? with the help of credit notes, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि purchase return should be vouched with the help of credit notes. Vouching is related to, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, इसके प्लीज़ आपको ये होमवर्क है, एक तरीके से होमवर्क ही मान लीजिएगा, ठीक है, कि कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसका आंसर दीजिए कि वाउचिंग इज रिलेटेड टू, वाउचिंग किससे रिलेटेड है? अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ, वाउचिंग के अंदर चेकिंग की जाती है, किसकी चेकिंग की जाती है? ए और बी पार्टनर थे, शेयर कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1, दे एडमिट ए न्यू पार्टनर सी whom दे गिव 1/6 शेयर दे रहे थे प्रॉफिट में, उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, इसका बताना है आपको क्या होगा आंसर। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल 10,000 का है, कॉस्ट ऑफ लेबर कुछ 2,000 की है, सेल्स फर्म की 15,000 की है, तो आपको जीपी निकालना है, फॉर्मूला लगा लीजिएगा जीपी का और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 आपसे गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मैं बहुत ज़्यादा आपका मोटिवेट होता हूँ, आपका बहुत ज़्यादा आभार होगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।